जय हिंद दोस्तों। तो बसंत विहार स्टडी में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम बायोलॉजी का जो टॉपिक देखे थे कोशिका के बारे में, तो वो टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद आज देखते हैं ब्लड के बारे में एक नया टॉपिक है। और तो इससे लगभग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछी जाती है। तो आज ब्लड के बारे में देखते हैं। तो आज ब्लड के बारे में देखते हैं। तो ब्लड सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी। तो ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। अब कोलाइड विलयन होता क्या है? तो कोलाइड विलयन उसको हम लोग कहते हैं जिसको अगर चाहे छकनी से छाना जाए तो वो छनता नहीं है। तो ब्लड को अगर हम चाहे छकनी से छानते हैं तो ब्लड पूरी तरह से छन नहीं पाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं। तो ब्लड एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। क्या है? कोलाइड विलयन। ये एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की अध्ययन को हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी करते हैं। जब ब्लड जांच में जाती है तो वहाँ पर जो पुर्जी दिया जाता है उस पर लिखा रहता है कि हेमेटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर इसके अध्ययन की बात किया जाए तो इसका अध्ययन क्या है? सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहलाता है। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल संयोजी ऊतक देता है लेकिन कभी कभी संयोजी ऊतक भी दे देता है। तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कोलाइड विलयन है। कैसा विलयन है? एक कोलाइड विलयन है जिसको हम लोग चाहे छकनी में छानते हैं तो पूरी तरह से छन नहीं पाता है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहलाता है। अब हम ब्लड के बारे में देखते हैं। तो अगर हम मानव की बात करें, किसकी बात करें? मानव। तो मनुष्य में अगर ब्लड की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 लीटर, कितना? 5 से 6 लीटर पाई जाती है। 5 से 6 लीटर पाई जाती है। लेकिन अगर मानव में हम मेल की बात करें, किसकी बात करें? मेल। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में 5.5 लीटर, कितना? 5.5 लीटर। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कितना? 5 लीटर पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 5 लीटर। अगर मेल की बात कही जाए तो मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाई जाती है। तो ब्लड जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक कह सकते हैं या संयोजी ऊतक कह सकते हैं। ब्लड एक कोलाइड विलयन है। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहलाता है। ब्लड मानव में अगर बात किया जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादातर कभी कभी ऐसे नॉर्मल पूछ देता है, लेकिन कभी कभी होता जो है वो क्वेश्चन खखोर के निकालता है, समझा। जैसे अगर एग्जाम बिहार पुलिस, चपरासी, ये सब का अगर एग्जाम लिया जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में ब्लड कितना लीटर पाया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि ज़्यादातर अगर बीपीएससी का एग्जाम हो चाहे अदर कोई पीसीएस का एग्जाम हो तो उसमें जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत अंदर से निकाला जाता है। तो अगर बात किया जाए कि मेल में ब्लड तो 5.5 लीटर, फीमेल में ब्लड तो 5 लीटर। मेल में ब्लड 5.5, फीमेल में ब्लड 5 लीटर पाई जाती है। तो ये अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ब्लड जो है ये जो लाल रंग का दिखता है, कैसा दिखता है? लाल। तो ब्लड को लाल करने में हीमोग्लोबिन मदद करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड को लाल रखने में हीमोग्लोबिन। जैसे पत्तियों को रंग को हरा रखने में कौन मदद करता है? तो पत्तियों के रंग को हरा रखने में क्लोरोफिल मदद करता है। इसी तरह ब्लड को लाल करने में कौन मदद करता है? हीमोग्लोबिन। और इससे पहले आपको बताए थे कि हीमोग्लोबिन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन फेफड़ा के माध्यम से अंदर जाती है तो फेफड़ा में एक पतली सी नसी आई रहती है जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन आया रहता है और वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और ऑक्सीजन को ले जाके कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। तो ये हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ब्लड को लाल करता है। कैसा करता है? ब्लड को लाल करता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर, कितना रहता है? 14 ग्राम डेसीलीटर।
तो मेल में हीमोग्लोबिन की बात करें तो 14 ग्राम डेसीलीटर, क्योंकि ब्लड को डेसीलीटर में मापा जाता है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो इसमें 13 ग्राम डेसीलीटर, कितना होता है 13 ग्राम डेसीलीटर। तो मेल की बात किया जाए तो मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर, फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। अगर ब्लड की बात किया जाए तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सीधा पूछ दे कि मनुष्य में ब्लड की जो ब्लड होता है वो कितना लीटर, तो 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर मेल की बात किया जाए तो 5.5 लीटर, फीमेल की बात किया जाए तो 5 लीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि रक्त को लाल करने में कौन मदद करता है, तो रक्त को लाल करने में हीमोग्लोबिन मदद करता है। और मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम डेसीलीटर पाई जाती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लड चिपचिपा टाइप का रहता है। कैसा रहता है? चिपचिपा। तो ब्लड को चिपचिपा करने में जो ब्लड होता है, अगर इसकी बात कहा जाए तो ये चिपचिपा दिखता है, चिपचिपा। तो चिपचिपा करने में कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड को चिपचिपा करने में कोलेस्ट्रॉल मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल। अगर बात किया जाए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो ब्लड में लगभग 200 ग्राम डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है। कितना रहती है? 200 ग्राम डेसीलीटर। अब जो ये होता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये ब्लड को चिपचिपा करती है। कैसा करती है? चिपचिपा करती है। तो चिपचिपा करने में कोलेस्ट्रॉल मदद करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड को गड्ढा कौन, क्योंकि ब्लड गड्ढा रहता है, तो ब्लड को गड्ढा करने में मदद, तो एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन पाई जाती है जो ब्लड को गड्ढा करती है। लेकिन ब्लड को चिपचिपा तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड को चिपचिपा कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। अगर बात किया जाए कि हीमोग्लोबिन का काम, तो ब्लड को लाल करने में, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ब्लड को लाल करने में। मेल में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 14 ग्राम डेसीलीटर। फीमेल की बात कहा जाए तो फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। तो इसके बाद अब देखते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, क्योंकि ब्लड जो है ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जैसे हम देखते हैं शरबत को, तो शरबत भी लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन शरबत में हम लोग सॉलिड अवस्था मतलब सॉलिड चीज़ को डालते हैं। तो इसी तरह ब्लड जो है इसको देखते हैं कि ये कैसे तैयार किया जाता है, मतलब ब्लड कैसे तैयार होता है। तो इसको एक और देख लेते हैं कि ब्लड एक प्रकार का संयोजी उत्तक, क्या है? संयोजी उत्तक या तरल संयोजी उत्तक। ये एक प्रकार का कोलाइड विलयन, कैसा विलयन है? कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन उसको कहते हैं जिसको छानने पर वो पूरी तरह से नहीं छन पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं। इसका अध्ययन की बात किया जाए, ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आता है। ब्लड का अध्ययन ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि ब्लड का अध्ययन, तो हीमेटोलॉजी, जो हम लोग ब्लड जांच करते हैं वहाँ पर लिखी रहती है, ऊपर में कागज के ऊपर लिखी रहती है कि ब्लड का क्या है? हीमेटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। मानव की बात कहा जाए तो मानव में 5 से 6 लीटर ब्लड। मेल की बात कहा जाए तो 5.5 लीटर। फीमेल की बात कही जाए तो 5 लीटर। ब्लड लाल करने में हीमोग्लोबिन मदद करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन मदद करता है। अब मेल में बात कहा जाए तो मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम डेसीलीटर। फीमेल की बात कही जाए तो फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। ब्लड को चिपचिपा करने में कौन? कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। और कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है? तो कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम डेसीलीटर रहता है। कितना रहता है? 200 ग्राम डेसीलीटर रहता है। तो इसके बाद अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ब्लड। अब ये जो है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होती है। कितने से? 2 चीज़ से मिलकर ये बनी होती है। अगर पहले की बात कहा जाए तो एक प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। इधर क्या होता है? रुधिर कणिका। रुधिर कणिका। तो ब्लड कितने चीज़ों से? 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है? रुधिर कणिका होता है। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। क्या? कौन अवस्था में? लिक्विड, मतलब द्रव अवस्था में ये पाई जाती है। अगर
रुधिर कणिका की बात कही जाए तो रुधिर कणिका ये ठोस अवस्था में, कौन अवस्था में, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है जैसे, और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर हम बात कहा जाए कि जैसे शरबत को हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरबत, तो शरबत में चीनी जो होती है, चीनी वो ठोस अवस्था में, लेकिन अगर पानी की बात करें तो पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में। लेकिन चीनी को हम लोग कम यूज करते हैं, कम मात्रा में डालते हैं, और पानी को ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। इसी तरह अगर ब्लड में प्लाज्मा की बात कहा जाए तो ये 55% है, कितना परसेंट, 55%। तो ब्लड में प्लाज्मा 55%। अगर रुधिर कणिका की बात कहा जाए तो ये कितना है, 45%। कितना है, 45%, 45%। तो ब्लड में प्लाज्मा 55%, रुधिर कणिका 45%। प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, अगर रुधिर कणिका की बात किया जाए तो वो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं तो सबसे पहले अभी बताए थे कि ब्लड को लाल करने में हीमोग्लोबिन मदद करती है, लेकिन अगर इसको चिपचिपा तो कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से होता है, लेकिन ये द्रव अवस्था में होती है तो ये द्रव जो होता है इसको गाढ़ा करने में कौन मदद किया जाता है, गाढ़ा। तो गाढ़ा करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कौन सी प्रोटीन, तो फाइब्रोनोजेन। कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन। एक ये प्रोटीन और एक और प्रोटीन है कौन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन है, और ये दोनों प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। तो ये दोनों प्रोटीन का निर्माण लीवर में। तो ब्लड को गड्ढा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को। तो ब्लड गड्ढा करता है फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों का निर्माण कहाँ होता है, तो ये दोनों का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ये दोनों क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। लेकिन अगर हम बात कहा जाए कि चिपचिपा कौन करता है, चिपचिपा, तो अभी तुरंत बताते हैं चिपचिपा कौन करता है, तो कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल चिपचिपा करने में कोलेस्ट्रोल, गड्ढा करने में फाइब्रोनोजेन। क्योंकि अगर एग्जाम जो लेता है, एग्जामिनर जो एग्जाम लेता है, अगर क्वेश्चन फंसाना अगर चाहेगा, अगर क्वेश्चन को की करेगा, खखोर के देगा, खखोर के, खखोरने समझता है तो लोग, तो अगर क्वेश्चन को खखोर के देगा तो वो क्वेश्चन निकालेगा अंदर से। लेकिन अगर नॉर्मल पूछेगा तो पूछेगा ब्लड का रंग लाल किसके कारण, या ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट, रुधिर कणिका कितने परसेंट, तो ये सब। लेकिन अगर क्वेश्चन निकाले खखोर के तो कहेगा कि ब्लड जो है, ब्लड द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन उसको गड्ढा करने में कौन मदद करता है, तो गड्ढा करने के लिए फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मदद करती है। ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है ये। लेकिन अब जब ब्लड जांच के लिए ले जाया जाता है, तो लोग देखा होगा कि जब ब्लड जांच के लिए ले जाया जाता है तो एक इतना बड़ा लगभग क्या रहता है, डिब्बी रहता है, क्या रहता है, डिब्बी, उसमें ब्लड को निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद उसमें रख दिया जाता है। अगर जब ब्लड से क्या, जब ब्लड से ये दोनों प्रोटीन को जब बाहर निकाल देते हैं, ये जो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। तो इसी को ब्लड जांच के लिए ले जाया जाता है, ब्लड जांच के लिए लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीरम का। किसका प्रयोग किया जाता है, सीरम का। तो ब्लड जांच के लिए सीरम का। तो ब्लड में से अगर फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल दी जाए तो वो कैसन दिखेगा, तो पंचुच्छू टाइप का दिखेगा। मतलब अब जो द्रव करता है अगर ओकरे हम निकाल देते हैं तो दिखेगा कैसे, पंचुच्छू टाइप का। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और इसी का यूज कहाँ किया जाता है, ब्लड जांच में किया जाता है। तो ये अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो इसमें 90% क्या रहता है, पानी रहता है। प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी, तो 90% क्या रहता है, पानी रहता है। तो प्लाज्मा में 90% पानी रहता है ये। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसको एक और देख लेते हैं कि प्लाज्मा ब्लड में 55% ये द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद इसको गड्ढा करने में फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मदद करती है, जो एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। चिपचिपा करता है कोलेस्ट्रॉल,
और जब ये प्रोटीन फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को जब हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो बाहर निकालने के बाद क्या, तो ब्लड क्या हो जाता है, पंचुच्छू टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, जिसको जांच के लिए ले जाया जाता है। अब इसके बाद करते हैं रुधिर कणिका की बात करते हैं। तो रुधिर कणिका जो होती है ये सॉलिड अवस्था में होती है। कैसी होती है, सॉलिड अवस्था में। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सॉलिड अवस्था में इसका 3 हिस्सा, कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। पहला जो होती है ये आरबीसी, आरबीसी। अगर दूसरी हिस्सा की बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी, और तीसरी हिस्सा की बात किया जाए तो हम लोग बिंबाणु कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। अब ध्यान दो, तो पहला आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट। क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। इसका अगर हम बायोलॉजिकल नाम की बात किया जाए तो इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अगर इसकी बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो बोलो कि आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का बायोलॉजिकल नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, आरबीसी का अगर पूरा नाम पूछे तो रेड ब्लड सेल, हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिका। क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका। अगर डब्ल्यूबीसी की बात कही जाए तो मतलब श्वेत रुधिर कणिका या सफेद रुधिर कणिका कहते हैं। इसका तो नाम है बिंबाणु या प्लेटलेट। अब अगर आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का अगर जीवन काल की बात करते हैं, किसकी करते हैं, जीवन काल, जीवन काल। तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, किसकी करते हैं, डब्ल्यूबीसी की अगर जीवन काल की बात करें तो इसका 4 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, तो इसका कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, तो इसका अगर जीवन काल की बात करें, जीवन काल, तो इसका 4 दिन होता है। कितना होता है, 4 दिन होता है। और इसकी बात किया जाए तो इसका 7 दिन होता है। कितना होता है, 7 दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। कितना होता है, 4 दिन होता है। आप प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये दोनों में लाइसोसोम रहता है। क्या रहता है, लाइसोसोम रहता है। और आप लोगों को हम बताए हैं कि कोई भी अगर कोशिका खत्म हुई, कोई भी कोशिका क्या हुई, नष्ट हुई, तो उसको पचाने का काम लाइसोसोम, पचाने का काम कौन करती है, लाइसोसोम करती है। लेकिन सबसे बड़का दिक्कत यहाँ कि आरबीसी में लाइसोसोम रहबे नहीं करता है, आरबीसी में लाइसोसोम रहबे नहीं करता है। अब एक पचाएगा क्या, अब एक के पचाएगा, तो यह सबसे बड़का दिक्कत। क्योंकि डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम रहता है, प्लेटलेट में लाइसोसोम रहता है, तो इसको पचा देगा आसानी से, क्योंकि लाइसोसोम का काम ही है क्या, पचाने का। क्योंकि लाइसोसोम में एक एंजाइम पाई जाती है, हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम, जो पचाने का काम करती है। लेकिन दिक्कत कहाँ कि आरबीसी में लाइसोसोम रहबे नहीं करता। बस 2 ही गो जीव है जेकरा आरबीसी में लाइसोसोम रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंट। क्या कहते हैं, ऊंट। एक और जीव है लामा, ऊंट और लामा। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावे किसी के लाइसोसोम में किसी के आरबीसी में लाइसोसोम रहबे नहीं करता है। अब जब नहीं रहेगा तो यह सबसे बड़का दिक्कत। अब ये 120 दिन में तो खराब हो जाएगा, और जब 120 दिन में खराब होगा तो इसको पचाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो कोई तो पचाएगा ना। तो इसको पचाने के लिए कौन काम करता है, तो इसको पचाने के लिए स्प्लीन काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पलीहा। क्या कहते हैं, पलीहा, पलीहा। इसी को देहाती भाषा में कहल जाता है तिल्ली। की कहल जाता है,
तिल्ली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं इसी को। तो पचाने का काम पलिया, लेकिन इसमें पचाने का काम आम बात है कौन, लाइसोसोम, इसको पचाने का काम लाइसोसोम। अगर आरबीसी की संख्या की बात किया जाए, क्या किया जाए, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या अगर हम बात किया जाए तो इसकी संख्या कितने हैं, इसकी अगर संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 50 लाख, कितना है, 50 लाख है। लेकिन अगर हम इसकी संख्या की बात करें, इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 10,000, कितना है, के का मतलब 1000 होता है, के का मतलब 1000, इसकी संख्या 50 लाख, कितनी होती है, 50 लाख, यहाँ लिख देते हैं 50 लाख। लेकिन इसकी संख्या 10,000। इसकी संख्या की अगर हम बात किया जाए, इसकी संख्या की बात किया जाए तो 2 लाख, कितना है, 2 लाख। तो आरबीसी की संख्या 50, कितना है, आरबीसी की संख्या 50 लाख, कितना है, 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। अगर प्लेटलेट की बात किया जाए तो 2 लाख। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत कब आता है, तो एक बीमारी होती है मलेरिया। कौन बीमारी होती है, मलेरिया। ये डायरेक्ट अटैक क्या करता है, आरबीसी पर। कौन बीमारी, मलेरिया। ये जो मलेरिया बीमारी होती है ना, तो डायरेक्ट अटैक क्या करती है, आरबीसी पर। अब आरबीसी का काम है शरीर को चुर्ती फुर्ती देना है, आरबीसी का काम शरीर को चुर्ती फुर्ती लाना। और जब मलेरिया बीमारी होगा तो आराम से व्यक्ति की रहता है, सुस्ताइल रहता है। क्या रहता है, सुस्ताइल, मतलब बॉडी लगबे नहीं करेगा कि शरीर में जान है, आराम से कमजोरी ज़्यादा महसूस होगा। कौन बीमारी में, मलेरिया में। ये मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से ये बीमारी होती है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये हम लोग को संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है, संक्रमण से। संक्रमण का मतलब होता है ये हमको बीमारी से बचाता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। अगर जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी 10,000 है तो इसका मतलब वो ठीक ठाक रहेगा। देख लेना, अगर गाँव घर में देखता होगा कि जब कोई भर भर दिन धूप में रहेगा, लेकिन अगर उसमें डब्ल्यूबीसी ठीक ठाक है तो ओकरा जल्दी बीमारे नहीं पड़ेगा। आ कोई आय बुखार लगा, कल माथा दर्द, परसों कमर दर्द, मतलब होते रहता है। ये संक्रमण से बचाता है। लेकिन इसके लिए भी एक बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स बीमारी होता है, कौन होता है, एड्स। डायरेक्ट अटैक करता है किसको, डब्ल्यूबीसी को। किसको अटैक करता है, डब्ल्यूबीसी को। क्योंकि डब्ल्यूबीसी हम लोग को बीमारी से बचाने का काम करता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में एक कोशिका होती है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो इसमें एक कोशिका, इसका 3 हिस्सा मैंने याद रखना है। इसका 3 हिस्सा याद रखना है। पहला हिस्सा रखना है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। दूसरा रखना है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और तीसरा याद रखना है आपको मोनोसाइट, मोनोसाइट। अब इसका काम क्या है, तो कोई भी शरीर के अंदर अगर वायरस जीवाणु प्रवेश करेगा, अगर शरीर के अंदर कोई वायरस जीवाणु अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले देखने का काम एंटीबॉडीज। देखने का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज। तो देखने का काम एंटीबॉडीज। ये दौड़ल जाएगा केकरा यहाँ, तो दौड़ल जाएगा लिम्फोसाइट की यहाँ, कि शरीर के अंदर जीवाणु या वायरस की किया प्रवेश मार चुका है। तो लिम्फोसाइट जो होता है, इसमें एक कोशिका होती है टी कोशिका। कौन कोशिका, टी सेल। तो टी सेल क्या करता है, वो जीवाणु या वायरस को मारने का काम करता है। और उसके बाद मोनोसाइट क्या होता है, उसको खाने का काम करता है। मोनोसाइट उसको खाने का काम करता है। तो लेकिन एक बीमारी है, कौन है बीमारी, एड्स। कौन बीमारी, एड्स। ये
टीए कोशिका को मार देता, मतलब पूरा WBC एकरा कब्जा में, पूरा WBC एकरा कब्जे में रहता है। तो ये अगर बीमारी एड्स हुआ तो अनेक प्रकार का बीमारी दौड़ल आएगा, कि मेन WBC को खत्म, और जब WBC खत्म तो दूसर बीमारी अबे करेगा, क्योंकि हम लोग को बीमारी से बचाने का काम कौन करता था, WBC। और जब WBC पर अटैक हुआ तो अब बचवे वाला कोई नहीं, इधर से वो बीमारी, इधर से दूसर का बीमारी, सब दौड़ल आएगा। ये इसको एड्स प्रभावित करता है। अगर बात करें प्लेटलेट की, किसकी बात करें, प्लेटलेट की, तो इसको प्रभावित करता है डेंगू बीमारी। कौन करता है, डेंगू। डेंगू एडिस मच्छर काटने से होता है, केकरा कारण, एडिस मच्छर काटने से ये बीमारी होता है। अब समस्या की, अगर डेंगू होता है, कौन बीमारी, डेंगू, तो अगर डेंगू होता है तो इसमें प्लेटलेट जो होता है उसकी मात्रा में कमी हो जाता है। क्यों होता है, इसकी मात्रा में कमी हो जाता है, और जब शरीर में प्लेटलेट घटेगा तो शक्ति कम होना शुरू हो जाता है। देखता होगा कि कोई कोई बच्चा दिन रात मतलब 8-8 घंटा पढ़ता है। अब 8 घंटा किया पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या प्लेटलेट की मात्रा ज़्यादा है। तो एक अगर बैठेगा कुर्सी पर तो कम से कम 4-5 घंटा के बाद उठता है। लेकिन केकरो देखेगा आधा घंटा बैठा, कहेगा कमर दर्द करता है, क्या करता है, कमर दर्द करता है, कोई कहेगा माथा दुखे लगा। तो उसमें क्या है, प्लेटलेट की कमी है। क्या है, प्लेटलेट की कमी है। तो ये बीमारी में प्लेटलेट कम हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए हम लोग ज़्यादा, डॉक्टर का कहना है कि अगर प्लेटलेट कम गया है तो उसको बढ़ाने के लिए फल का ज़्यादा यूज करने के लिए, किसका, फल का ज़्यादा यूज करने के लिए। लेकिन समस्या सबसे बड़का यहाँ यही दिक्कत है कि भारत में जब कोई गरीब होता है तभी, मतलब जब कोई बीमारी होता है, अगर घर में किसी को बीमारी होता है तभी वो जाएगा फल खरीदने के लिए, एना बिन मतलब को तो फल खरीदवे नहीं करेगा। तो अगर जब कोई बीमारी होगा तभी, अगर बाजार में देखना कि कोई फल खरीद रहा है तो इसका मतलब ओकरा घर में कोई न कोई की है, बीमार है, तभी वो फल क्या करेगा, खरीदेगा। तो ये तो डेंगू से, डेंगू कौन मच्छर के कारण, एडिस मच्छर के कारण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेटलेट को क्या करता है, प्रभावित करता है, कौन बीमारी, तो डेंगू। WBC पर अटैक करता है, एड्स, WBC पर एड्स। अगर RBC पर, ये RBC पर तो कौन करता है, मलेरिया, कौन बीमारी, मलेरिया करता है। तो इसके देख लिए, संख्या के बारे में भी देख लिए, जीवन काल के बारे में भी देख लिए, पचाने का काम करता है वो भी देख लिए। अब देखते हैं कुछ अगला टॉपिक देखते हैं इसको। तो ये तो RBC, WBC, प्लेटलेट के बारे में देख लिए। अगर RBC की बात किया जाए, इसका 3 हिस्सा, पहला RBC, उसके बाद WBC, उसके बाद प्लेटलेट। तो ये है, तो RBC, WBC और प्लेटलेट, RBC, WBC और प्लेटलेट, इसको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब इसका अगर आकार की बात किया जाए, इसका आकार, तो इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार, गोलाकार रहेगा, लेकिन बीच में धंसल रहेगा, क्या रहेगा, बीच में धंसा हुआ रहता है इसका। लेकिन WBC की बात करें, इसका कोई आकार नहीं होता, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार कोई आकार नहीं, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, उत्तल लेंस के समान होता है, उत्तल लेंस के समान इसका आकार होता है। इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। तो इसका आकार गोलाकार, इसका अनिश्चित, उसका उत्तल लेंस के समान होता है। किसका आकार, ये प्लेटलेट की आकार होता है, उत्तल लेंस की समान होता है। अब एक बात और देखते हैं, जब शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती, मतलब ब्लड जब, जैसे हाथ कट गया उसके बाद जब ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो जब ब्लड बाहर निकलता है, अब देखते हैं रक्त को थक्का कैसे होता है, रक्त थक्का। अगर बात करें तो हम लोग बस बचपन से यही जानते हैं कि रक्त थक्का होने में विटामिन के मदद करता है, बस इतने पढ़ाई ले जाता है। लेकिन जो एग्जामिनर रहेगा ओकरो पता क्या कि वो पढ़े गेल है यहाँ से,
वो पहले गेल है कि ब्लड थक्का हुए में विटामिन के। अगर हम ये पूछते हैं ये क्वेश्चन तो तुरंत बचवा मार देगा कि विटामिन के, लेकिन वो करेगा कि तनियो घुमाएगा। अगर बात किया जाए ब्लड थक्का होने में कौन विटामिन मदद करता है, कौन विटामिन मदद करता है, तब विटामिन के। कौन विटामिन? विटामिन के। अगर बात किया जाए कि ब्लड थक्का होने में कौन तत्व मदद करता है, तो कैल्शियम। कौन तत्व मदद करता है? कैल्शियम। लेकिन बात किया जाए कि ब्लड थक्का होने में कौन प्रोटीन मदद करता है, तो कौन प्रोटीन? फाइब्रोनोजेन। कौन प्रोटीन? फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन मदद करती है, ये तत्व मदद करता है, ये विटामिन मदद करता है। तो क्वेश्चन कई टाइप से आता है, क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि ब्लड को थक्का होने ही नहीं देता है, ब्लड को थक्का नहीं होने देता है, जिसका नाम की है हेपेरिन। हेपेरिन ये ब्लड को थक्का होने देवे नहीं करता है, क्योंकि एक कहना है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ब्लड को कोई थक्का कर नहीं सकता है। लेकिन समस्या कब, अब समस्या कब चल आता है कि एक सबसे बड़का प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम की है, तो एक प्रॉब्लम है कि वायु के अगर संपर्क में आया तो सब एक रंगदारी खत्म। अगर वायु के संपर्क में आया तो एक सब रंगदारी खत्म। तो बॉडी के अंदर तो एकदम बढ़िया काम करता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं कट जाता है तो थक्का होने देगा नहीं। अगर बाहर में कटता है तो बाहर में वायु हवा जब लगेगा बेचारा जाता है मर, तो तब विटामिन कैल्शियम ये सब मिलकर क्या करता है, उसको थक्का कर देता है। तो आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जब सुई लगाते हैं, जब डॉक्टर सुई लगाते हैं तो क्या करेंगे, तो पहले सुई से हवा निकालेंगे बाहर, क्योंकि हवा अगर बॉडी के अंदर जाता है तो होगा कि अंदर में ब्लड इस सब धाए धाए जमाना शुरू कर देगा। और जब ये जमा देगा तो कहीं मानो कि ब्रेन की नस पतली होती है, यहीं एक जमा दे, तो यहीं जमाने से क्या हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अगर जहाँ पर ब्लड पंप होता है हृदय में आके जमा दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हार्ट अटैक की संभावना हो जाएगी। तो यही है ब्लड। तो लगभग आपको ये पूरा ब्लड टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं फिर अगला टॉपिक में, तो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद। हो गया।